हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि प्रैक्टिकल नंबर 7 की ऑलरेडी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था या समझाया था अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे, लाइक इन आर एग्जांपल हमने 95,000 की मशीनरी परचेस की एंड उस मशीनरी को परचेस करने के लिए वी पेड 5,000 कैरेज। तो जो कैरेज है वो उसी मशीनरी का हिस्सा बनेगा, कैरेज की अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो आपने उसकी एंट्री दी होगी लाइक मशीनरी अकाउंट डेबिट डायरेक्टली 1 लाख रुपीज टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज, राइट। तो ये 1 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख एंड 12 तारीख तक मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए कही थी। तो आपने की होगी आई होप, अगर नहीं की होगी तो फिर इस वीडियो के बाद इसे कंप्लीट करो। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम बची हुई ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे, राइट, एंड उसकी जर्नल एंट्रीज हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पहले 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जर्नल एंट्री दी है तो वेरी गुड, आप आगे कंटिन्यू करो। नहीं की है तो पहले ये लेक्चर कंप्लीट करो, सुनो, फिर पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करो, राइट। तो चलते हैं ऑन 15 तारीख की ट्रांजैक्शन, राइट। 12 तारीख तक हो गया ऑलरेडी। 15 तारीख की ट्रांजैक्शन वो कह रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड 12,000 एट 12% GST एंड पेड हाफ अमाउंट बाय RTGS। तो ये हमने एक लास्ट यानी कि कल वाले लेक्चर में भी किया था, उसी प्रकार से है। फिर से मैं इस पर छोटा सा डिस्कशन करूंगा एंड इसकी जर्नल एंट्री हम देते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, वो जर्नल एंट्री देने से पहले 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक जितनी जर्नल एंट्रीज है वो सब की इस तरह दिखनी चाहिए, राइट। आपने की होगी, नहीं की होगी तो बाद में उसे कंप्लीट करो। अभी लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रांजैक्शन नंबर 15। तो 15 तारीख की ट्रांजैक्शन फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं वो। बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड ₹1,20,000 एट 12% GST एंड पेड हाफ अमाउंट बाय RTGS। तो इट इज वेरी सिंपल। उन्होंने कहा है कि आपने गुड्स खरीदे, राइट। अगेन फिर से यहाँ पर आप गुड्स खरीद रहे हो, आधा पेमेंट कर रहे हो, आधा पेमेंट नहीं कर रहे हो एंड GST भी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस क्या करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को ब्रेकअप करते हैं और फिर जर्नल एंट्री पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज गुड्स यानी कि परचेस अकाउंट, यस और नो। अब मैंने गुड्स तो खरीद लिए, डिड आई पेड मनी? अगर हम सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं तो मैं आइदर पैसा दे के खरीदूंगा या फिर उधार खरीदूंगा। अगर पैसे दे के खरीदे तो वेरी गुड, मतलब मेरा सेकंड एलिमेंट कैश बनेगा, या फिर अगर चेक से दिए तो बैंक बनेगा। अगर उधार खरीदे मतलब पैसे नहीं दिए तो सामने वाले पार्टी का नाम मेरा सेकंड एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ पर गुड्स तो आ रहे हैं, परचेस इज माय फर्स्ट एलिमेंट, बट मैंने पैसे दिए क्या? आंसर इज यस, दिए, बट मैंने आधे दिए। कैसे दिए? RTGS से दिए। RTGS इज नथिंग बट अ पेमेंट मेड बाय बैंक ट्रांसफर। मतलब मैंने गुड्स खरीद लिए, परचेस इज माय फर्स्ट एलिमेंट, मैंने पैसा दिया, आधा दिया बाय RTGS यानी कि बैंक से दिया, तो माय सेकंड एलिमेंट इज RTGS यानी कि बैंक अकाउंट। RTGS थ्रू पैसा पे कर रहा हूं, नथिंग बट मैं बैंक अकाउंट से पैसा पे कर रहा हूं, तो माय सेकंड एलिमेंट विल बिकेम बैंक अकाउंट। बट यहां पर फिर से और एक पॉइंट ये है कि मैंने सारे पैसे नहीं दिए, मैंने आधी अमाउंट पे की। गुड्स खरीदे हैं 1,20,000 के, बट जब मैंने सामने वाले पार्टी को पैसा पे किया तो आई जस्ट पेड हाफ द अमाउंट, मतलब आधी अमाउंट उधार है। तो किसके साथ उधारी है? तो वो तीसरा एलिमेंट मेरा बनेगा तुषार कंपनी लिमिटेड। सो माय थर्ड एलिमेंट बिकेम तुषार कंपनी लिमिटेड। देखो यहां पर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसी लॉजिक पर मैं सोच रहा हूं। मैंने गुड्स खरीदे तो गुड्स आ रहे हैं, परचेस इज माय फर्स्ट एलिमेंट। अब गुड्स खरीदने पर मैंने कुछ दिया क्या? यस, मैंने आधा अमाउंट पैसा दिया, आधा RTGS से दिया और आधा नहीं दिया, राइट। तो जो आधा दिया वो मैंने RTGS यानी कि बैंक अकाउंट से दिया, तो मैं सेकंड एलिमेंट बना बैंक अकाउंट। एंड आधा नहीं दिया मतलब जो आधा नहीं दिया वो मैं नहीं दूंगा क्या? मैंने उसको धमका के दिया क्या कि आधा ही पैसा दूंगा? नहीं, मैंने धमकाया नहीं, मैंने कहा कि आधा लो, आधा मैं बाद में दूंगा। मतलब जो आधा पैसा दिया वो तो बैंक अकाउंट से चला गया, इसलिए बैंक मेरा सेकंड एलिमेंट बना। एंड जो आधा मैंने नहीं दिया वो मेरे लिए उधारी क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई? उधारी क्रिएट हुई। किसके नाम पर? कि गुड्स तो खरीदा, पैसा दिया, बट आधा दिया, आधा नहीं दिया, तो आधा देना बाकी है। किससे देना बाकी है? तुषार कंपनी को। तो माय थर्ड एलिमेंट इज तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट। इज इट क्लियर? तो ये 3 एलिमेंट मेरे बन गए। गुड्स आ रहे, परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, आधा पैसा बैंक से दिया और आधा पैसा तुषार को देना बाकी है। ये 3 एलिमेंट क्लियर है। गुड्स खरीदी की है, उसके ऑपोजिट 2 है। गुड्स आ रहे हैं और उसके ऑपोजिट मैंने पैसा दिया आधा एंड आधा पैसा उधार है।
इज इट क्लियर? तो ये तीन एलिमेंट मेरे सेग्रीगेट हो गया कि मैंने गुड्स खरीदा, आधा पैसा दिया, आधा उधारी है। अब डेबिट क्रेडिट की बात करें तो मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो गुड्स इज कमिंग इन, तो परचेसेस अकाउंट इज डेबिट। अगर परचेस डेबिट है तो उसके ऑपोजिट इज बैंक एंड तुषार, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गए। मतलब अगर परचेस डेबिट है तो बैंक अकाउंट इज क्रेडिट एंड तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट इज क्रेडिट, राइट? गुड्स आ रहे हैं डेबिट, उसके बदले में मैंने बैंक से पैसे दिए, ऑपोजिट है। तो अगर गुड्स डेबिट है यानी कि परचेसेस डेबिट है तो ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट बैंक से पैसे गए वो क्रेडिट, एंड उधारी क्रिएट हुई तुषार कंपनी के नाम से वो क्रेडिट, राइट? तो ये डेबिट क्रेडिट क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे एज यूजुअल। कितने अमाउंट पर जीएसटी कैलकुलेट होगी? 1,20,000 के गुड्स मैंने परचेस किए, तो 1,20,000 का 12% में अगर कैलकुलेट करूंगा तो आ रहा है 14,400। तो 14,400 इज माई जीएसटी। फिर से जीएसटी में से मुझे सीजीएसटी अलग चाहिए, एसजीएसटी अलग चाहिए, है कि नहीं? तो 14,400 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7,200 बन गया सीजीएसटी एंड 7,200 बन गया एसजीएसटी। यहां तक क्लियर है? तो मेरे तीन एलिमेंट सेग्रीगेट हो गए, उनका डेबिट क्रेडिट मैंने सेग्रीगेट किया, मैंने एसजीएसटी यानी कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की अमाउंट अलग कर ली। अब एसजीएसटी सीजीएसटी क्या होगा? तो जो गुड्स के साथ हो रहा है, गुड्स खरीद रहा हूं मैं, परचेस कर रहा हूं, तो परचेस डेबिट है, इसलिए एसजीएसटी एंड सीजीएसटी भी डेबिट होगा। जब मैं जर्नल एंट्री में जाऊंगा तो मैं एसजीएसटी एंड सीजीएसटी को क्या कहूंगा? मैं उनको इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी कहूंगा, क्योंकि इनपुट है, मैं गुड्स खरीदी करने पर जीएसटी पे कर रहा हूं। तो जो मेरा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का कैलकुलेशन है दैट इज माई इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, राइट? तो फाइनली 15 तारीख का मेरा एंट्री या जर्नल एंट्री बनेगा लाइक दिस। मैं कहूंगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,20,000, है कि नहीं? परचेसेस मैंने 1,20,000 के किए है। उसके साथ साथ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 7,200, उसके साथ साथ इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 7,200। तो ये तीन मेरे डेबिट हो गए, है कि नहीं? अब इन तीन डेबिट के अगेंस्ट मेरे पास दो क्रेडिट है, तो मैं लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट, अमाउंट नहीं लिखी, टू तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट, उसकी भी अमाउंट नहीं लिखी। अब इनकी अमाउंट क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब आपने पैसा पे किया तो यू जस्ट पेड हाफ द अमाउंट। आपने क्या किया? हाफ अमाउंट पे किया। तो हाफ मतलब क्या? तो तीनों डेबिट है, 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आएगा 1,34,400। कितना टोटल आएगा? 1,34,400। तो उसका हाफ आप बैंक से पे करोगे एंड हाफ आप तुषार के नाम पर उधारी लिखोगे। तो 1,34,400 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो अमाउंट मिलेगी आपको 67,200, राइट? मतलब मैं 2 बैंक के सामने लिखूंगा 67,200 एंड 2 तुषार कंपनी लिमिटेड के सामने लिखूंगा 67,200। टोटल मेरे गुड्स है 1,20,000 के, प्लस जीएसटी ऐड करके उनकी अमाउंट बन गई 1,34,400। उसमें से आधा मैंने बैंक से पे किया, 1,34,400 का आधा यानी कि 67,200 टू बैंक एंड टू तुषार कंपनी 67,200। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब नीचे क्या करेंगे हम? नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेस्ड from Tushar Company Limited at 12% GST and paid half amount by RTGS. RTGS nothing but it is bank transfer, right? Yeah, being goods purchased at 12% GST and half amount paid by RTGS. नरेशन कंप्लीट एंड 15 तारीख की जर्नल एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई, राइट? अब 15 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन है 16 तारीख विच इज अगेन सिंपल। कैश परचेज 50,000 अमाउंट पेड बाय चेक। कैश परचेज का मतलब क्या है? आपने पैसा दे के सामान खरीदा, राइट? बट यहां पर आप पैसा चेक के फॉर्म में दे रहे हो। कौन से फॉर्म में दे रहे हो? चेक के फॉर्म में दे रहे हो, राइट? तो जब मैं एलिमेंट सेग्रीगेट करूंगा तो कैश परचेस यानी कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं, तो गुड्स यानी कि परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट एंड मैंने पैसे दिए, कैसे दिए? चेक से, यानी कि बैंक अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। चेक से पैसा पे कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। तो परचेसेस अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट एंड बैंक अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट, एज सिंपल एज दैट। यहां पर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कैश परचेस मतलब पैसा दे के माल खरीदा, बट यहां पर आप डायरेक्टली लिटरली कैश नहीं पे कर रहे हो। उन्होंने आगे बोला पेड बाय चेक मतलब पैसे दिए, कैश दी
बट कैश, एक्चुअल कैश नहीं, फिजिकल कैश नहीं दी, चेक से दी। इज इट क्लियर? तो गुड्स परचेस किया एंड चेक से पैसे गए, तो एक एलिमेंट है गुड्स यानी कि परचेस अकाउंट, एंड मैंने चेक से पैसे दिए यानी कि दूसरा एलिमेंट इज बैंक अकाउंट। अगर मैं डेबिट क्रेडिट की बात करूं तो इट इज वेरी सिंपल, गुड्स आ रहे हैं परचेस अकाउंट डेबिट एंड चेक जा रहा है, चेक यानी कि बैंक अकाउंट क्रेडिट, या गुड्स डेबिट है इसलिए बैंक क्रेडिट है, राइट। तो मेरी एंट्री 16 तारीख की बनेगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेड बाय चेक, बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेड बाय चेक, एज सिंपल एज दैट। ये भी आसान था। 16 तारीख के बाद 20 तारीख की एंट्री देखते क्या है, राइट। तो 20 तारीख के ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं इनवॉइस्ड गुड्स टू सतीश ₹80,000 एट 12% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, इट इज अगेन सिंपल, बट स्टिल मैं डिस्कस कर रहा हूं उसे, हम एक साथ उसे सॉल्व करते हैं। फिर से इसमें क्या कह रहे हैं, इनवॉइस्ड गुड्स, इनवॉइस्ड मतलब बेचे, मैंने गुड्स बेचे, इनवॉइस्ड का मतलब होता है टू सेल, टू सेंड, राइट, बेचना। तो मैंने सतीश को गुड्स बेचे 80,000 की गुड्स है, जिस पर मैंने उससे 12% GST चार्ज किया और उसका पैसा मुझे चेक से मिल गया। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट सेग्रीगेट करता हूँ, GST कैलकुलेट करता हूँ और फिर जर्नल एंट्री में चलते हैं। तो सबसे पहले इनवॉइस्ड गुड्स यानी कि गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स यानी कि सेल्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। वाई सेल्स? बिकॉज आई एम सेलिंग द गुड्स। इनवॉइस्ड गुड्स, इनवॉइस्ड यानी कि गुड्स को बेचना, तो माय फर्स्ट एलिमेंट बिकेम गुड्स यानी कि सेल्स अकाउंट, राइट। अब जब मैंने गुड्स बेचे तो मैंने सतीश को बेचे ये पता है, बट सतीश ने पैसे दिए क्या, तो उन्होंने आगे कहा है एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, मतलब सतीश ने आपको चेक दे दिया, मतलब मेरे पास चेक आया। तो चेक जब भी आएगा तो मैंने आपको इससे पहले कहा है कि वी हैव टू चेक और क्रॉस चेक वेदर इट इज क्रॉस चेक और वेदर इट इज अ बेरर चेक। तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ बोला है चेक, तो चेक यानी कि हम उसे एज यूजुअल मानेंगे बैंक। तो चेक के जगह मैं यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या लिख रहा हूँ, एज बैंक, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये एग्जैक्टली क्रॉस चेक मिला है या ये बैंक या बेरर चेक मिला है। अगर उन्होंने कहा था कि बेरर चेक मिला तो बेरर चेक की जगह हम उसे कैश लिखते हैं, यस और नो। एंड अगर उन्होंने कहा था कि क्रॉस चेक मिला तो क्रॉस चेक यानी कि हम बैंक के लिखते हैं, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा है तो हम चेक के जगह, हमारा हमेशा वाला लॉजिक कि हम चेक के जगह उसे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो अगर मैं दो एलिमेंट की बात करूं तो मेरा पहला एलिमेंट बना सेल्स अकाउंट एंड दूसरा एलिमेंट बना चेक यानी कि बैंक अकाउंट, कि मैंने माल बेचा एंड उसके बदले में मुझे चेक मिला। फिर से डेबिट क्रेडिट की अगर मैं बात करूंगा तो सेल यानी कि गुड्स जा रहा है तो सेल्स इज क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर सेल्स क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट क्या बनेगा, डेबिट बनेगा। तो बैंक डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है, ये मेरे दो एलिमेंट बन गए, राइट। अब हमें सिंपली करना क्या है, GST कैलकुलेट करना है। तो फिर से कितने रुपए की गुड्स बेचे मैंने, 80,000 रुपीज़ के गुड्स बेचे। इस 80,000 पर कितना गुड्स या कितना GST चार्ज हो रहा है, तो इस पर 12% GST चार्ज हो रहा है। तो 80,000 का 12% अगर मैं GST कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज कमिंग टू 9,600। 80,000 का 12% इज 9,600 इज माई GST, जिसमें से CGST SGST आधी आधी होगी। तो 9,600 का अगर मैं आधा करूंगा तो CGST बनेगी 4,800 एंड SGST बनेगी 4,800। यहां तक क्लियर है। अब ये GST डेबिट होगी या क्रेडिट होगी तो वो गुड्स के ऊपर है, क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं तो उस गुड्स पर हम GST चार्ज कर रहे हैं। तो गुड्स यानी कि सेल्स अकाउंट को मैं क्रेडिट कह रहा हूं तो मेरी GST भी क्रेडिट होगी, मतलब CGST भी क्रेडिट होगा, SGST भी क्रेडिट होगा। तो अगर मैं लाइन से देखूंगा डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट तो मेरे पास 3 क्रेडिट है एंड 1 डेबिट है। तो मैं क्या करता हूं, इनको लेके जर्नल एंट्री देता हूं। अब जर्नल एंट्री देने से पहले फिर से CGST SGST को मैं इनपुट कहूंगा या आउटपुट कहूंगा, तो मैं इनको आउटपुट कहूंगा क्योंकि मैं माल बेच रहा हूं, सेल्स इज माई आउटपुट, आई एम सेलिंग द गुड्स। तो ये गुड्स बेच रहा हूं, उन गुड्स पर GST चार्ज हो रही है तो इट इज माई आउटपुट GST। तो मैं CGST एंड SGST को आउटपुट कहूंगा, राइट, या आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कहूंगा। तो मेरी एंट्री इस प्रकार बनेगी, पहले मैं क्या लिखूंगा, डेबिट का एलिमेंट लिखूंगा कि चेक आ रहा है मेरे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बट आई एम नॉट राइटिंग द अमाउंट, राइट, क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट है। तो जब भी मल्टीपल क्रेडिट होगा तो डेबिट की अमाउंट उन तीनों की टोटल के हिसाब से एडजस्ट करनी है, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आगे मैंने ब्लैंक रखा, टू सेल्स अकाउंट, मेरा पहला एलिमेंट टू सेल्स अकाउंट। अब मैंने कितने का माल बेचा, मुझे अमाउंट पता है, तो उन्होंने कहा है कि मैंने 80,000 रुपीज का माल बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट 80,000 टू
आउटपुट सीजीएसटी कितना निकला था, आउटपुट सीजीएसटी 4800 एंड टू आउटपुट एसजीएसटी 4800। तो ये मेरे तीनों क्रेडिट हो गए। तो मेरे क्रेडिट में 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800, अगर इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरी डेबिट की टोटल हो जानी चाहिए 89,600, राइट। मतलब मैंने जिसको माल बेचा, मैंने उसको कहा कि 80,000 रुपीज़ के गुड्स है, जीएसटी मिला के मुझे 89,600 का चेक दे दो। तो जब सामने वाली पार्टी मुझे चेक देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट विल बी 89,600। नीचे नरेशन में लिखूंगा बिंग गुड्स इनवॉइस्ड एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, एज सिंपल एज दैट। ये भी काफ़ी सिंपल ट्रांजैक्शन था। तो फिर से इन दोनों ट्रांजैक्शंस को जो अभी हमने रिवाइज किया 15, 16 और 20, इन तीनों को फिर से एक बार रिवाइज करो। चलते हैं अगले ट्रांजैक्शन पर, दैट इज 25 तारीख। तो 25 तारीख को वो कह रहे पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस 90,000। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, डू ऑन योर ओन, राइट। आगे बढ़ो। ऑन योर ओन मतलब जब आप सम सॉल्व करोगे तो 25 तारीख का यू हैव टू डू ऑन योर ओन, राइट। इसका एंट्री क्या होना चाहिए, टेलीफोन चार्जेस पे किए, तो क्या पे किया, कैश पे किया, किस लिए पे किया, टेलीफोन चार्जेस। तो डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करो, डू दी एंट्री। अगेन ये बेसिक एंट्रीज को फिर से अब मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपको अब आना चाहिए। 25 के बाद 27 तारीख, मिसेस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस 90,000 एट 12% रेट डिस्काउंट। ये भी सिंपल है, मिसेस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस मतलब वर्षा ने हमसे गुड्स खरीदे, नथिंग बट हमने वर्षा को गुड्स बेचे। बट जब हमने बेचा तो हमने क्या किया, 90,000 में से 12% डिस्काउंट काट के उन्हें बेचा, राइट। तो इसका जर्नल एंट्री भी आपसे बनना चाहिए, सिंपल एंट्री बनेगा। डिस्काउंट माइनस करके डायरेक्टली अमाउंट लिखनी है, डिस्काउंट की कहीं पर हमें एंट्री नहीं दिखानी है, राइट। तो यू शुड मैनेज दिस एंट्री, तो ये भी आपसे बननी चाहिए, राइट। नेक्स्ट 27 तारीख के बाद 28 तारीख की एंट्री। तो 28 को क्या कह रहे हैं, तो 28 की ट्रांजैक्शन इजी है, बट 28 एंड 30 दे आर रिलेटेड ट्रांजैक्शन, तो इनको हम एक साथ सॉल्व करते हैं। 27 यू डू ऑन योर ओन, 28 हम करते हैं। 28 में उन्होंने कहा है परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स ₹1,50,000 एट 18% जीएसटी। वेरी सिंपल, आपने अभिजीत एंड सन्स से 1.5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे एट 18% जीएसटी, राइट। तो फिर से जीएसटी के साथ मैंने गुड्स को खरीदा, तो मैं पहले क्या करता हूँ, डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करता हूँ, फिर जीएसटी का कैलकुलेशन करता हूँ, फिर जर्नल एंट्री देता हूँ, राइट। तो गुड्स परचेस, तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज गुड्स अकाउंट में गुड्स खरीद रहा हूँ, तो गुड्स यानी कि परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, राइट। अब मैंने किससे खरीदे, अभिजीत एंड सन्स से खरीदे। डिड आई पेड देम मनी, तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है क्या, कि कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस इतना ही कहा है कि आपने अभिजीत एंड सन्स से गुड्स खरीदे, पैसे दिए या नहीं दिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिए, इसका मतलब मैंने पैसे नहीं दिए यानी कि देयर इज अ उधारी। तो माय सेकंड एलिमेंट बिकेम अभिजीत एंड सन्स अकाउंट, कि मैंने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, अभिजीत एंड सन्स से खरीदे। इज इट क्लियर, राइट। अब डेबिट क्रेडिट की बात करें तो गुड्स खरीद रहा हो तो परचेसेस अकाउंट डेबिट है कि नहीं, गुड्स आ रहे हैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अगर गुड्स परचेस डेबिट है तो अभिजीत एंड सन्स इज ऑटोमेटिकली माय क्रेडिट, यस और नो। तो मेरा डेबिट एंड क्रेडिट दोनों सेग्रीगेट हो गया, 2 एलिमेंट मिल गए, उसका सेग्रीगेशन भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली जीएसटी कैलकुलेट करूंगा इनके ऊपर। तो मैंने 1,50,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे जिस पर 18% जीएसटी है, तो 1,50,000 का अगर मैं 18% जीएसटी कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज कमिंग टू 27,000 रुपीज़। कितना जीएसटी आ रहा है, 27,000 रुपीज़। तो मुझे जीएसटी की अमाउंट कितनी मिली, 27,000 रुपीज़ मिली। अब उस 27,000 में से मुझे आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी चाहिए, तो 27,000 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो सीजीएसटी इज 13,500, एसजीएसटी इज 13,500, राइट। अब इन सीजीएसटी और एसजीएसटी को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो इट इज माय इनपुट, है कि नहीं। गुड्स खरीदने पर जीएसटी चार्ज हो रही है, आई एम परचेसिंग गुड्स, तो गुड्स खरीदने पर जीएसटी चार्ज हो रही है, तो गुड्स यानी कि परचेस डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट होगी, तो जीएसटी भी डेबिट होगी, एसजीएसटी भी डेबिट होगी, राइट। तो अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास 3 डेबिट है एंड 1 क्रेडिट है। तो अब जर्नल एंट्री जब दूंगा तो मैं लिखूंगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,50,000, 1.5 लाख रुपए के मैंने गुड्स परचेस किए। उसके साथ साथ जीएसटी को मैं क्या कहूंगा, इनपुट, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 13,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 13,500, एंड ये तीनों मिला के मुझे किसे पैसे देने हैं, तो मेरा क्रेडिट एलिमेंट टू अभिजीत एंड सन्स अकाउंट
टू अभिजीत एंड सन्स अकाउंट, इन तीनों का टोटल यानी कि 1,77,000। कितना आएगा इनका टोटल? 1,77,000, 1,50,000 प्लस 13,500 प्लस 13,500, टोटल अभिजीत एंड सन्स को मुझे देना है 1,77,000। इज इट क्लियर? राइट। नीचे नरेशन में लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स at 18% GST, as simple as that, या being goods purchased at 18% GST, इतना नरेशन भी चलेगा। ये क्लियर है, राइट। आगे बढ़े। 28 तारीख के बाद 30 तारीख, जो कि 28 तारीख के ट्रांजैक्शन पर ही रिलेटेड है, तो पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो 30 तारीख के ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं पेड टू अभिजीत एंड सन्स एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। तो वो कह रहे हैं आपने अभिजीत एंड सन्स को पैसे पे कर दिए एंड आपको उसके ऊपर उसके बदले में 10% का डिस्काउंट भी मिल गया। किस प्रकार का डिस्काउंट मिला? तो वो कह रहे हैं आपको कैश डिस्काउंट मिला। तो कैश डिस्काउंट को क्या हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में? आंसर इज यस, वी रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट इन आवर अकाउंटिंग। मतलब हमें कैश डिस्काउंट कैलकुलेट भी करना है एंड उसे रिकॉर्ड भी करना है। बट द क्वेश्चन इज कि कितना डिस्काउंट मिला? तो वो परसेंटेज में बोल रहे 10%। तो किसका 10%? तो जितनी अमाउंट ड्यू है उसका 10% आपको डिस्काउंट लगेगा। तो हाउ टू कैलकुलेट इट? तो उसके लिए ध्यान से समझो मैं क्या बताने वाला हूँ, राइट। तो एक बार फिर से देखो कि हमने 28 तारीख को क्या किया है। 28 तारीख को हमने 1,50,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे जिस पर 18% GST चार्ज हुई। तो वो गुड्स की कीमत हो गई टोटल 1,77,000। 1.5 लाख रुपए के गुड्स प्लस GST मिला के हमें क्या करना है? अभिजीत एंड सन्स को पैसे देने हैं। 28 तारीख को हमने बस क्या किया? गुड्स परचेस किया एंड अभिजीत एंड सन्स को कहा कि ठीक है हम आपको 1,77,000 रुपीज़ दे देंगे। एंड आज 30 तारीख को हम अभिजीत एंड सन्स के पास चले गए और उसको बोला अरे पैसे आ गए, ये पैसा लो। तो हम अभिजीत एंड सन्स को कहेंगे कि देखो मैं आपको टाइम से पहले कल खरीदे और आज पैसा, या 28 तारीख को खरीदे और 30 तारीख को मैं पैसा दे रहा हूँ, तो गिव मी सम डिस्काउंट। तो अभिजीत एंड सन्स ने कहा कि 10% कम पैसा पे करो। तो किसका 10%? 1,50,000 का 10% या 1,77,000 का 10%? दैट इज अ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुड्स 1.5 लाख रुपए के हैं एंड जीएसटी मिला के इट इज 1,77,000। तो जब भी हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी जीएसटी के ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट आएगा तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड द डिस्काउंट कैलकुलेशन बनेगा इस प्रकार। तो ध्यान से देखो किस प्रकार। तो हमने ऑलरेडी कितने रुपए की गुड्स खरीदी है अभिजीत एंड सन्स से? 1,50,000, राइट। एंड उस पर जीएसटी कितनी चार्ज हो रही है? 27,000, है कि नहीं? हमने अलग से कैलकुलेट की थी। तो जब हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन जीएसटी। हमें डिस्काउंट हमेशा ओरिजिनल गुड्स के अमाउंट पे मिलेगा। यानी कि हमें अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो 1,50,000 पर 10% मिलेगा, राइट। अब देखो मैंने अभिजीत एंड सन्स से गुड्स खरीदे 28 तारीख को 1,50,000 रुपीज़ के गुड्स है। जीएसटी मिला के मुझे अभिजीत एंड सन्स को 1,77,000 रुपीज़ देने हैं। ये हमारी 28 की ट्रांजैक्शन है जो जर्नल में हमें दिख रही है कि टू अभिजीत एंड सन्स कितना दिख रहा है? 1,77,000। सो आई हैव टू पे देम 1,77,000। अब जब मैं उनको पैसा देने जा रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट के साथ पे करो। कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है मतलब व्हेन आई एम पेइंग द मनी, पैसा पे करते वक्त अगर डिस्काउंट मिलता है तो उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, राइट। तो वो ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं 10%। 10% ऑफ व्हाट? तो 10% ऑफ द गुड्स अमाउंट। जीएसटी पर डिस्काउंट नहीं होता है कभी, आपको डिस्काउंट हमेशा गुड्स की ओरिजिनल प्राइस पे मिलेगा। तो अगर मेरा ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो गुड्स 10,000 गुड्स इज ऑफ हाउ मच? 1,50,000। तो उस 1,50,000 पर 10% यानी कि माई कैश डिस्काउंट इज ओनली 15,000 रुपीज। अब मैं अगर सिंपल हिसाब करूंगा तो मुझे देने हैं 1,77,000 माइनस मैंने उसमें से 15,000 रुपये कैश डिस्काउंट किया तो 1,77,000 माइनस 15 नीचे बचे 1,62,000। कितने बचे? 1,62,000। मतलब जब मैं अपने जेब से पैसा या चेक दूंगा अभिजीत एंड सन्स को तो मैं 1,62,000 का चेक दूंगा एंड उसे कहूंगा कि 10% आपने बोला डिस्काउंट 15,000, तो 15,000 डिस्काउंट काट के दिस इज 1,62,000 का चेक। तो ये मैंने पहले कैलकुलेशन किया। टोटल अमाउंट ड्यू
इज 1,77,000 राइट। डिस्काउंट कितना मुझे मिला 1,50,000 का 10% यानी कि 15,000 डिस्काउंट मिला, तो 1,77,000 माइनस 15,000। अब मैं अभिजीत एंड सन को केवल पे करूंगा 1,62,000 रुपीज का चेक राइट। अब मैं एलिमेंट सेग्रीगेट कर रहा हूं तो इट इज वेरी सिंपल, मैं चेक ले रहा हूं या दे रहा हूं, आई एम गिविंग अ चेक, तो चेक इज माय फर्स्ट एलिमेंट यानी कि बैंक अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो। अब मैं चेक किसे दे रहा हूं, मैं चेक दे रहा हूं अभिजीत एंड सन्स को, तो अभिजीत एंड सन्स इज माय सेकंड एलिमेंट। एंड यहां पर कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व है, तो माय क्वेश्चन, डू वी रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट? आंसर इज यस, वी हैव टू रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट इन आवर अकाउंटिंग। तो यहां पर कैश डिस्काउंट इज माय थर्ड एलिमेंट राइट। तो यहां पर 3 एलिमेंट बन गए, एक कैश है कि नहीं, एक चेक यानी कि बैंक, दूसरा अभिजीत एंड सन, एंड तीसरा कैश डिस्काउंट राइट। अब इस कैश डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कह सकते हैं क्या? नहीं, तो अकाउंटिंग में वी हैव टू राइट इट एज डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, मैं पैसा देते वक्त सामने वाले पार्टी मुझे डिस्काउंट दे रही है, तो मैं इसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कहूँगा। क्या कहूँगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अगर मैं डेबिट क्रेडिट की बात करूं तो इट इज वेरी सिंपल, मैं चेक से पैसा दे रहा हूं तो चेक इज गोइंग आउट यानी कि बैंक से पैसा जा रहा है, तो चेक यानी कि बैंक इज माय क्रेडिट। अगर चेक बैंक क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली अभिजीत एंड सन्स क्या होगा? डेबिट होगा राइट। ये दोनों तो सिंपल है। अब व्हाट अबाउट डिस्काउंट रिसीव्ड? तो मैंने आपको कहा था कि डिस्काउंट एंड कैश गोज हैंड इन हैंड, डिस्काउंट एंड कैश गोज हैंड इन हैंड, डिस्काउंट एंड कैश यानी कि पैसा अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है, पैसा अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट है। तो यहाँ पर पैसा यानी कि बैंक से जा रहा है, बैंक क्रेडिट है, तो माय डिस्काउंट रिसीव्ड विल ऑल्सो भी क्रेडिट राइट। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट बन गए, एक बन गया बैंक अकाउंट क्रेडिट क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, पैसा किसे मिल रहा है? अभिजीत एंड सन्स, तो अभिजीत एंड सन्स अकाउंट इज दूसरा एलिमेंट जो कि है डेबिट, एंड तीसरा डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि है मेरे लिए क्रेडिट राइट। अब जब मैं जर्नल एंट्री देने जाऊंगा 30 तारीख की, तो 30 तारीख की माय जर्नल एंट्री विल बी लाइक दिस। मैं पहले क्या लिखूंगा? डेबिट लिखूंगा, यहाँ पर एक डेबिट है एंड 2 क्रेडिट है, तो मैं पहले डेबिट लिखूंगा एंड उसकी अमाउंट बाद में एज अ क्रेडिट के आइटम्स की टोटल लिखूंगा राइट। तो मेरी 30 तारीख की एंट्री बनेगी अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट ब्लैंक रख रहा हूं, टू बैंक अकाउंट कितने का चेक दिया? 1,62,000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15,000। जो क्रेडिट के 2 आइटम्स है उनकी टोटल डेबिट में अभिजीत एंड सन्स के सामने आ जाएगी आज 1,77,000। तो जितना 28 तारीख को उनको क्रेडिट था उतना 30 तारीख को अभिजीत एंड सन्स को डेबिट हो गया, मतलब अभिजीत एंड सन्स एंड हमारा हिसाब क्लियर हुआ। अगर आप 28 तारीख की जर्नल एंट्री देखोगे तो हमने लिखा था टू अभिजीत एंड सन्स 1,77,000 यानी कि मुझे अभिजीत एंड सन्स को 1,77,000 रुपीज देने हैं, एंड आज 30 तारीख को वो 1,77,000 मैंने दे दिए, बट कैसे? चेक से दिए 1,62,000 एंड 15,000 नहीं दिए क्योंकि वो मैंने एज अ डिस्काउंट लिख लिया। तो ये मेरी 30 तारीख की जर्नल एंट्री हुई। नीचे मैं नरेशन लिखूंगा, बीइंग पेड टू अभिजीत एंड सन्स बाय चेक एंड रिसीव डिस्काउंट, या बीइंग पेड बाय चेक आफ्टर डिस्काउंट, नरेशन कुछ भी होगा चलेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने 28 तारीख एंड 30 तारीख एक साथ डिस्कस किया, दोनों रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, इन दोनों को फिर से 1-2 बार रिवाइज करो। एंड अब चलते 30 तारीख, लास्ट तारीख जो कि आपको खुद से करनी है। इट इज अगेन वेरी सिंपल, यू पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज, आपने एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज के लिए पैसे पे किए, एज सिंपल एज दैट राइट। तो पैसे पे किए, कैश एक एलिमेंट है, किस लिए पे किया? एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज, तो देयर आर टोटल 3 एलिमेंट्स, तो वो डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करके इसकी जर्नल एंट्री आपसे बननी चाहिए। तो मैंने आपको जितनी अभी होमवर्क के लिए जर्नल एंट्री बताई थी उतनी आपको कंपलसरी करनी है, प्लस उसके साथ साथ कल हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करने वाले। कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 4, उसका बस फॉर्मेट रेडी करके रखना है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। तो आज का हमारा यही छोटा सा शॉर्ट सा लेक्चर था, आज हम यही रुक रहे हैं। कल मुझे क्या चाहिए? 2 चीज़ें कंप्लीट चाहिए। एक जो मैंने अभी डिस्कस किए, कुछ एंट्रीज मैंने अभी आपको बना के दी, वो आपने अगर नहीं की होगी तो वो विथ द पेंडिंग एंट्रीज, यानी कि ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करो, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करो। एंड कल के क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट रेडी करके रखो। कल हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, यानी कि आपके सॉल्व एग्जाम्पल नंबर में से एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। उसमें भी हम कुछ नई चीज़ें कल पढ़ने वाले हैं राइट। तो आज के लेक्चर में हम यही रुक रहे हैं। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।